Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In this video, we will talk about M technique, big M method or method of penalty. So let's get started. So the first point is, if all the constraints of the equation are of less or equal type, then the slack variable are used for the starting solution. M टेक्निक में हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है जिसमें z ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और जो बाकी दो नीचे वैल्यूज़ लिखे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7 एंड 2x1 माइनस 5x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये हमारे पास दोनों कंस्ट्रेंट्स होती हैं। सबसे पहले हम इन कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट करने के लिए हम एम मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सिंप्लेक्स मेथड में जब हम कंस्ट्रेंट को कन्वर्ट करते थे इक्वेशंस में तो उनमें हम जस्ट स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाते थे, लेकिन जब हमारे पास एम मेथड की बात की जाती है तो इसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। So the first point is, if all the constraints of the equation are of less or equal type, then the slack variables are used for the starting solution. फर्स्ट पॉइंट में वो ये कहता है कि अगर हमारी कंस्ट्रेंट ऑफ इक्वेशंस या तो दोनों लेस हों या तो दोनों इक्वल हों, देन ओनली स्लैक वेरिएबल्स आर यूज फॉर द स्टार्टिंग सोल्यूशन। कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल्स को इक्वेशन में ऐड करवाते हैं और सरप्लस वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। मैंने कंस्ट्रेंट्स की दो टाइप्स बताई हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों केसेस हों तो हम स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको ऐड करवाते हैं कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ फॉर द सेकंड पॉइंट, if the problem includes the constraint of the type greater than equal then the slack variable and artificial variable are used to obtain a starting basic feasible solution. Artificial variables are usually denoted by r1, r2, r3 up to so on. अगर हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें हमारे पास जो कंस्ट्रेंट हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल और इक्वल दोनों एट द सेम टाइम हों तो हम उसके लिए उस केस में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट कंस्ट्रेंट ऑलरेडी इक्वल टू 7 है तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट 1 कि अगर हमारी कंस्ट्रेंट इक्वल होती है तो हम जस्ट उसमें वेरिएबल को ऐड करवाते हैं स्लैक वेरिएबल्स को, लेकिन एम टेक्निक के अंदर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को उसमें ऐड करवाते हैं। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस r1 इज इक्वल टू 7 एंड इन द सेकंड कंस्ट्रेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू का केस है, सो हम इसमें सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके अलावा हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को उसमें ऐड करेंगे उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ फॉर द पॉइंट 3, in M technique, after adding artificial variable in the constraint, we assign a very large unit penalty to the artificial variable in the objective function to ensure that the artificial variable will be 0 in the optimal table. M technique के अंदर artificial variables R1, R2, R3 इनको ऐड करवाने के बाद हम इसमें M को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। M पेनलाइज करता है artificial variables को and M represent a number higher than any finite number called the big M. ये काम हम जस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऑप्टिमल टेबल के अंदर ज़ीरो करने के लिए करते हैं। नाउ फॉर द फोर्थ पॉइंट, इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वी पेनलाइज द आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय -m, इन मिनिमाइजेशन बाय +m। मैक्सिमाइजेशन के केस में हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको लिखते हैं z इज़ इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3 माइनस mr1 माइनस mr2। मैक्सिमाइजेशन के केस में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और मिनिमाइजेशन के केस में हम इसको ऐड करते हैं और इनमें स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के अंदर। इन केस अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स तीन तरह की होती हैं जैसे इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू, तो हम इनको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम एम टेक्निक में r1 को एज अ आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड केस में हम ग्रेटर दैन इक्वल है तो हम सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले -x4 आ जाएगा प्लस r2 इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड केस कंस्ट्रेंट में लेस दैन इक्वल टू का केस है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट हम इसमें स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको ऐड करेंगे इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की कंस्ट्रेंट लेस दैन इक्वल और ग्रेटर दैन इक्वल होती हैं तो हम जो लेस दैन इक्वल है उसमें स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे और ग्रेटर दैन इक्वल में सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल r को ऐड करेंगे
और इस केस में हम पेनलाइज करने के लिए जस्ट MR इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैक्सिमाइजेशन के केस में -MR और मिनिमाइजेशन के केस में +MR। In M technique, after adding artificial variable in the constraint, we assign a very large unit penalty to the artificial variable in the objective function to ensure that the artificial variable will be 0 in the optimal table. M टेक्निक के लिए हम जो टेबल बनाते हैं वो इस तरह का होता है, जिसमें हमारे पास बेसिक होती है x1, x2, x3 उसके x4 उसके कोएफिशिएंट्स और r1, r2 उसके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, सॉल्यूशन एंड रेशो। फर्स्ट लाइन में हम जस्ट जितने भी कोएफिशिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उन सब को लिखते हैं, जैसे x1, x2, x3, x4, r1, r2, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, इन तीनों को लिखते हैं। और बेसिक के नीचे जो वैल्यूज़ लिखी हैं z, r1 और r2, ये हम z हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन और r1, r2 जो हमारी कंस्ट्रेंट थी उनका आर्टिफिशियल वेरिएबल जो थे हमने उनको लिखा है। हम थर्ड पॉइंट में ये कह रहे थे कि हम पेनलाइज करने के लिए हमको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसलिए कि r1 और r2 ज़ीरो हो जाएं इन द ऑप्टिमल टेबल। इन केस हमारे पास अगर थर्ड कंस्ट्रेंट होती जैसे कि x1 + 7 x2 + x3 <= 5, तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे जो x5 है। तो हम इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद = x1 + 7 x2 + x3 + x5 = 5। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जिस थर्ड पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने इस टेबल की सारी वैल्यूज़ नहीं लिखी, जस्ट r1 और r2 की लिखी हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कभी केस होता है कि हमारे पास r2 की वैल्यूज़ जो हैं या r1 की वैल्यू आइदर नेगेटिव और ज़ीरो, मतलब ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ r2 आर आइदर ज़ीरो और नेगेटिव, देन द सोल्यूशन इज़ अनबाउंडेड। सोल्यूशन अनबाउंडेड होने की वजह से हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल। हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो ये चेक करना होता है पूरे टेबल को सॉल्व करने के बाद कि z के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो आइदर पॉजिटिव हों या ज़ीरो हों। अगर वो ऐसा हो जाता है कि आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो हो जाते हैं, देन इन केस ऑफ मैक्सिमम, then this is the required optimal table with the optimal solution. Last step is the verification. For this we use the objective function that is equal to 2x1 + 3x2 - 5x3 जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है वही हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करते हैं। हम इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स या स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। हम z की वैल्यू जो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आई होती है 102/7 = 2 × x1 की वैल्यू जो हमारी आई थी 45/7 और x2 की वैल्यू 4/7। इस जो वैल्यूज़ हैं इनको इस क्वेश्चंस के अंदर पुट करेंगे और अगर हमारे दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्टिमल टेबल विद द ऑप्टिमल सोल्यूशन।